नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का बजट आने वाला है और राजस्थान के बजट में हम क्या क्या चाहते हैं, जयपुरवासी या राजस्थान की जनता क्या चाहती है, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बता दूं। हमारे साथ है श्री राजीव अरोड़ा जी, राजस्थान कांग्रेस उपाध्यक्ष और एक व्यवसायी भी है, साथ ही साथ एक एक्सपोर्टर भी हैं। और हमारे साथ गोपाल गुप्ता जी मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं क्रेडाई राजस्थान से। श्री बाबूलाल जी गुप्ता हैं जो अध्यक्ष हैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से। श्री एन.डी. माथुर साहब हैं हमारे साथ जो प्रोफेसर है राजस्थान विश्वविद्यालय में और एक अर्थशास्त्री की भूमिका हमारे साथ निभाएंगे। श्री सुरेश सैनी जी हमारे साथ हैं जो महामंत्री हैं राजस्थान कपड़ा व्यवसाय से। अलका बत्रा जी हैं जो फिक्की फ्लो की उपाध्यक्ष हैं। श्री राजेंद्र भानावत जी हैं जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। साथ ही हमारे साथ अतुल शर्मा जी हैं जो डायरेक्टर हैं फिक्की से। प्रेम प्रकाश गुप्ता जी हैं जो एक आम व्यापारी की भूमिका हमारे साथ निभा रहे हैं। इन सब के साथ में हमारे साथ राजस्थान बीजेपी सीए प्रकोष्ठ से श्री राजेश मंगल जी भी हैं। मैं इस चर्चा को लेकर सबसे पहले एन.डी. माथुर साहब के पास आना चाहता हूं। एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ आपको क्या लगता है कि एक बजट में क्या क्या चीज़ों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है? बजट से ये अपेक्षा है कि आम आदमी के लिए ऐसे कार्य किए जाएं। दिल्ली का रिजल्ट हम देख चुके हैं, उससे भी पता लगता है कि आम आदमी को नकारा नहीं जा सकता और आम आदमी जिन चीज़ों से त्रस्त है उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। ऊर्जा क्षेत्र की अकुशलता है, इसका पर ध्यान दिया जाए। पब्लिक सेक्टर की अकुशलता है, इस पर ध्यान दिया जाए। सब्सिडी का वितरण सही तरीके से किया जाए, उसका एलोकेशन सही हो। और एक शिक्षक के रूप में मैं इस बात से देखता हूँ कि निजीकरण बहुत हुआ है, एक्सपांशन शिक्षा का बहुत तेज़ी से हुआ है, लेकिन इस पर एक लगाम लगने की ज़रूरत है। एक्सीलेंस की ज़रूरत है शिक्षा में। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए और इसके लिए हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई जाए जिससे जो निजीकरण अंधाधुंध हो रहा है इस पर लगाम लगाई जा सके। सर, पर सरकारी स्कूलों के जो हालात है उसके साथ तो निजीकरण होना स्वाभाविक है। मैं निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन निजीकरण में रेगुलेशन की ज़रूरत है। आज अगर अंधाधुंध निजीकरण होता है एंड इफ द मार्केट या बाजार जो है वो अगर अपनी स्थिति पे सही जगह पर नहीं है तो ये राज्य का काम है कि बाजार को उसकी सही स्थिति दिखाए। बाकी और आम पब्लिक के लिए क्या चाहते हैं? आम पब्लिक के लिए मैं चाहता हूं कि आम पब्लिक को कम से कम जिन समस्याओं से परेशानी हो रही है, बिजली पानी की जो रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर बिजली के क्षेत्र में अकुशलता की वजह से ज़्यादा है वो, तो जो मैनेजरियल इनएफिशिएंसी ऊर्जा के क्षेत्र में है उस पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं जिनको बंद कर दिया जाए तो लाभ में आ जाएंगे और चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घाटे। एक सौर ऊर्जा का शगुफा राजस्थान में आया है बहुत लंबे समय से। जी, सौर ऊर्जा का क्षेत्र राजस्थान के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है और इस पर ज़्यादा निवेश किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान में बिजली उत्पादन अगर करना है तो वो बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से ज़्यादा कम लागत में प्राप्त किया जा सकता है और ज़्यादा ऊर्जा जनरेट की जा सकती है। चलिए, हमारे साथ अतुल शर्मा जी बैठे हैं, डायरेक्टर फिक्की से हैं। एक व्यावसायिक संगठन का एक बहुत बड़ा रूप है। क्या लगता है अब राजस्थान की इस बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? अब औद्योगिक संगठन के रूप में हमने कुछ कर संबंधी प्रस्ताव दिए हैं राज्य सरकार को। उसमें सबसे बड़ा है जीएसटी। जैसा कि माना जा रहा है कि 2015 से जीएसटी लागू हो जाएगा, उसके लिए राज्य की मशीनरी एवं उद्योगपतियों दोनों को तैयार करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने बजट की जो परामर्शदात्री समिति की मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया था कि स्टेट लेवल पे कुछ अवेयरनेस वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स को हम जीएसटी के बारे में जागृत कर सकें और तैयार कर सकें। एक्सपोर्टर्स की भी कुछ समस्याएं थी। एक्सपोर्टर्स का ये था कि टैक्स जमा कराते हैं फिर उसको एज इट इज़ रिफंड लेना पड़ता है। उसके लिए भी हमने एक डिक्लेरेशन फॉर्म सजेस्ट किया था ताकि उस पूरी प्रोसेस से बचा जा सके। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वैट के रैशनलाइजेशन का भी सजेशन था। हरियाणा में लगभग आधा है डीजल पे वैट, जिससे न तो स्टेट को कोई फ़ायदा हो रहा है बल्कि बॉर्डर वाले एरियाज़ में चोरी हो रही है। और इसके अलावा एक हमने सजेशन जो कर प्रस्तावों से अलग हटके आजकल बेटी बचाओ आंदोलन पे दिया था कि सरकार शिक्षा में, नौकरियों में, इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण दे रही है, उसको प्राथमिकता। जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, अकेली बेटी है घर में, उसको प्राथमिकता दें पहले। और इसके अलावा हमारे जो सुझाव थे वो एक था कि रिप्स जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है वो उन सेक्टर्स पे लागू है जहां वैट 5% या उससे ज़्यादा है। इस क्लॉज का कोई औचित्य नज़र नहीं आता, तो उसको भी सभी क्षेत्रों में लागू करने की सलाह हमने सरकार को दी है। और एक हमने कि सिंगल विंडो सिस्टम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर की इंडस्ट्रीज़ को है, तो हमने कहा कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी इस सिंगल विंडो सिस्टम के अंडर कवर किया जाए।
तो मोटे मोटे सुझाव तो हमारे यही थे। हमारे साथ सुरेश सैनी जी यहाँ बैठे हैं, जो महामंत्री हैं राजस्थान कपड़ा व्यवसाय से। एक आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए सब, और उस रोटी कपड़ा और मकान की जिद्दोजहद के बीच में आम आदमी अपनी ज़िंदगी निकाल लेता है। एक कपड़ा व्यवसाय होने के नाते क्या चाहते हैं सरकार से इस बजट? टैक्स के लिए और जो वेट के ऊपर जो विसंगतियां बार बार हम अपनी बात कहते हैं, निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ फ़ायदा हम लेना चाहेंगे। और एक जो टैक्स की प्रणाली है जो ऑल अदर स्टेट में है, ऐसा हमारी इस स्टेट में भी होना चाहिए, जिससे कि हमें समस्या नहीं आए। अलका बत्रा जी यहाँ पर मौजूद है, फिक्की फ्लोर के उपाध्यक्ष भी हों और एक गृहिणी भी हैं। सबसे पहले गृहिणी के नाते इस बजट में क्या चाहती हैं? गृहिणी के नाते मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा महंगाई के ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, थोड़ी लगाम होनी चाहिए कि हर चीज़ इतनी महंगी है, स्टार्टिंग फ्रॉम कुकिंग गैस टू पेट्रोल टू हाउस होल्ड आइटम्स। पेट्रोल और डीजल की रेटें कम होने के बावजूद भी महंगाई यथावत है। बिल्कुल है, तो वो उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं कुछ बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल करना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम अगर डीजल के कम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कमोडिटीज़ पे आना चाहिए कि भाई जो आइटम है पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार जो दाम बढ़ गए वो बढ़े ही चले जाते हैं। उससे पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से चीज़ों की सस्ती नहीं होती, चाहे वो घरेलू सामान से रिलेटेड आइटम हो। तो एक तो उसके ऊपर लगाम लगाना ज़रूरी है। दूसरा टैक्सेस पे भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चेक किया जाए। महिला सुरक्षा पे कोई बात होनी चाहिए। महिला सुरक्षा के ऊपर हमेशा हमारी बात होती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। गाहे बगारे रोज एक दिन इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन ऐसी बातचीत होती नहीं है। हालांकि सब आईटी सिस्टम कुछ साउंड करने की कोशिश की है, लेकिन माइंडसेट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड जो वर्कर्स हैं उनका चेंज करने की ज़रूरत है। वो वही पला टालो टाइप करते हैं, आपके काम पे एक्शन नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी से उनको हिलाना खड़काना पड़ता है। जब तक आप कि कहीं जान पहचान ना हो, आप कोई कंप्लेंट करके देखिए, कभी उस पर एक्शन नहीं होता है। तो ये सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त करने की, टाइट करने की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पे बाबूलाल जी गुप्ता बैठे हैं, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से अध्यक्ष के रूप में। जैसे मैंने पहले बात करी थी रोटी कपड़ा और मकान, अब वो रोटी की बात जहाँ आ जाती है तो बजट में कहीं ना कहीं आम आदमी को रोटी मिल सके, ऐसा कुछ चाहिए आपको? जब तक कृषि को, जो कि हमारे राजस्थान की तो कम से कम 1/3 इकोनॉमी को गवर्न करती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। और ध्यान क्या देना है, एक छोटी छोटी बातें हैं। आप एक ऐसी लैब स्थापित कर दीजिए, मिट्टी बता दें किसान को कि कौन सी अच्छी है, और बीज उसको ये समय पे उपलब्ध करा दें कि ये इस समय आपको ये बीज उपलब्ध लेना है। मौसम विभाग ये बताए, वो माकूल हो, सही हो कि इस समय ऐसा मौसम होना है, और इंश्योरेंस उस कृषि का ऐसा हो जो किंतु परंतु उसमें नहीं हो, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। उसको अगर लॉस होता है तो उसकी भरपाई करी जाए। तो निश्चित रूप से आज हम जो जितने शॉर्ट हैं पूरे इंडिया वाइज, और राजस्थान तो खैर सरप्लस जा रहा है। हमने सरसों में 35 लाख टन सरसों पैदा कर दी, दालें पैदा कर दी, पर ये सारे पूरे इंडिया को फीड कर रही हैं। दालें भी हम करीब 18 लाख टन के करीब पैदा कर रहे हैं। ये कुछ आया तो था शगुफा कुछ इंश्योरेंस कार्ड बांटने का, अभी कुछ दिनों बाद शायद इंश्योरेंस कार्ड बचते हैं, पर किंतु परंतु है उसमें। ये आपने इस समय बुआई नहीं की, आपने इस समय कीट लग गया, इसकी सुरक्षा नहीं की, आपने इस समय बीज है जो किस कंपनी से आपने लेकर के डाला, ये सब बातें करके और इंश्योरेंस मिलता नहीं है। तो वो सुनिश्चितता की जानी चाहिए। इसी तरह उसका विपणन है, विपणन की सुनिश्चितता में भी आप मंडियों को इतनी परिपक्व कर दीजिए, हाईटेक कर दीजिए, उस किसान को ये पता चले कि मेरा इस भाव इस समय इस मंडी में ये भाव चल रहा है। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं गोपाल गुप्ता जी से बात करूंगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में यहाँ पर क्रेडाई के चेयरमैन राजस्थान गोपाल गुप्ता जी हमारे बीच हैं। गुप्ता साहब, रोटी कपड़ा और मकान, कपड़े की बात हो गई, रोटी की बात हो गई, अब मकान की बात कर लें। राजस्थान की जनता को इस मकान के लिए क्या बजट में क्या प्रावधान चाहते हैं? हमारे पीएम मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि 2022 तक सबको पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी प्रकार वसुंधरा जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा था कि 15 लाख लोगों को हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ये दोनों घोषणाएं पूरा करने की जिम्मेदारी हम बिल्डर्स के ऊपर है। हमने ये बात कन्वे की है पीएम को भी और सीएम को भी। उसका लाभ ये मिला है कि सीएम ने हमारी बात को सुना और प्री बजट मीटिंग में अपनी बात कहने का मौका दिया। हमने 2 बात कही केवल। पहली बात, जो निर्माण सामग्री है उस पर 14% का वेट लगता है। आप चाहते हो गरीब को सस्ता मकान मिले, इस वेट को आप 14 से घटा के 5% कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ बजट में सरकार चिंतन मनन करेगी और वेट में रियायत देगी। दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण।
आज हर काम के लिए भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर से व्यक्ति सरकार के पास आता है छोटी छोटी बात के लिए। आज 1000 से अधिक फाइलें सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है अनुमोदन के लिए, जिसमें हजारों करोड़ का निवेश हमारा अटका हुआ है। ब्याज की मार आती है तो हम सस्ते मकान कैसे देंगे? तो हमारी सरकार से गुजारिश है, ये अनुरोध है कि आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। केवल नीति बनाने का काम सरकार के पास होना चाहिए। बाकी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनको इतना सक्षम बनाइए कि वो सारे प्रोजेक्ट का अनुमोदन करें। और तीव्र गति से, कल पढ़ा होगा आपने, भारत सरकार ने भी एक हाई पावर कमेटी मीटिंग की और उसमें निर्णय लिया कि 30 दिन में प्रोजेक्ट का अनुमोदन होगा। तो आज मेरी मीटिंग थी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, जेडीसी के साथ में, और हमने पुनः ये निवेदन किया है कि आप वन विंडो सिस्टम की बात जब आती है तो उसमें भूमि रूपांतरण, नाम परिवर्तन, मानचित्र अनुमोदन, ये सारी पावर आप एक व्यक्ति संस्था को दे देंगे तो काम में गति आएगी और सरकार की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी, लोगों को सस्ते मकान मिलेंगे। जी, राजेंद्र भानावत जी हमारे बीच में हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और इको से भी संबंध रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आने वाले बजट केवल वार्षिक परिपाटी बन के नहीं रह जाए, उसके लिए आवश्यक है कि पिछले बजट में जो भी बातें कही गई थी उसकी क्रियान्विति क्या हुई, इसका भी विवरण सरकार को देना चाहिए अपने बजट में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बजट में एक प्लान और नॉन प्लान का जो अंतर है, उसमें आप प्लान में बहुत सारे भवन बना देते हैं, उपकरण खरीद लेते हैं उनको चलाने के लिए, लेकिन व्यक्ति चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। तो जो नीति आयोग जो भारत सरकार ने अभी गठन किया है, उसी की अगर अनुसरण करें तो इसमें इसका डिस्टिंक्शन समाप्त करते हुए आपको जो आवश्यक है उस पर खर्च करें, ताकि जो कई जगह बहुत आवश्यक होने पर भी उपलब्ध मैन पावर नहीं हो पाता, बजट में उसका प्रावधान नहीं हो पाता, उसके बारे में प्लान और नॉन प्लान का मुझे लगता है कि भेदभाव धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह है कि बजट में घोषणा केवल वही की जाए जिसके लिए वित्तीय प्रावधान हो। कई बार सरकारें कोशिश करती हैं, लोक लुभावन कई सारे घोषणाएं कर देती हैं, उसके लिए बजटरी प्रोविजन जब तक नहीं रखते हैं तो आगे चल के वो केवल जो पैसा खर्च होता है वो भी व्यर्थ होता है और कई घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। ये बहुत आवश्यक है कि सरकार जो भी घोषणा करे उसके अंदर वित्तीय प्रावधान बिल्कुल हो कि इस योजना में इतना खर्च होना है, तो पैसा कहाँ से आएगा इसका जब तक उल्लेख इसमें नहीं हो तब तक अधिकांशतः नहीं हो पाता। एक बात और ये है कि केवल कितना खर्च हुआ और क्या क्या हो गया उसके आधार पर बजट को नहीं आंका जाना चाहिए। बजट मेरी दृष्टि से आम जन के लिए क्या हो रहा है वो ये देखना चाहता है कि बजट का उस पर आउटकम क्या है। देखिए, इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, वित्तीय प्रावधान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था इस प्रकार से हो कि ये देखा जाएगा उस व्यक्ति को जिसको लाभ मिलना चाहिए, क्या उसका आउटकम या जिस पे इम्पैक्ट जिसको कहते हैं प्रभाव, वो क्या हो रहा है, इसका असेसमेंट समय समय पर होना जरूरी है। क्योंकि बजट केवल एक वित्तीय प्रक्रिया बन के नहीं रह जाए, सरकार का राजस्थान किस दिशा में आगे जाना चाहता है, पहले जो हमने घोषणा की उनका क्या हुआ, और इस प्रकार से पैसे का सदुपयोग अंतिम व्यक्ति तक हो, इसको सुनिश्चित करने की व्यवस्था का संकेत भी बजट के अंदर मिलना बहुत आवश्यक है। बाकी कर व्यवस्था वगैरह की है, और जहाँ आपने जो इंडस्ट्री की बात की, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ विकसित करने के लिए बजट में क्या विशेष मेरा इस पर कहना यह है कि जो वर्तमान उद्योगपति हैं, जो वर्तमान व्यापारी हैं, अगर वे संतुष्ट होंगे तो दूसरे उद्योगपति स्वतः आएंगे। राजीव अरोड़ा साहब के पास आ जाता हूँ। एक एक्सपोर्टर होने के नाते सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि राजस्थान से किस तरीके की बजट की उम्मीद रखते हैं। राजस्थान का जो बजट आने वाला है ये खाली आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है कि बजट को राज्य सरकार में जो भी वित्त मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है वो आय व्यय के साथ साथ अपने सरकार की प्राथमिकता और एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप के अंदर प्रस्तुत करता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस प्रदेश के सामने भी चुनौतियां क्या हैं, और जो अभी दिल्ली के अंदर जिस तरीके का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके जो नतीजे आए उससे मालूम पड़ा कि जनता की अपेक्षाएं सरकारों से बहुत ज़्यादा हैं, और अगर सरकार उसके अनुरूप काम नहीं करती है तो निराशा बहुत तेज़ी से उत्पन्न होती है, और उसका रिजल्ट चुनाव परिणामों के अंदर देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर भी यहाँ पे जब चुनाव हुआ था तब एक चुनाव का घोषणा पत्र बना था, जिस पार्टी की सरकार आई थी उसमें कुछ वादे करे थे, पिछले बजट के अंदर कुछ वादे करे गए थे, उनको पूरा करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ तो पिछली सरकारों के महत्वपूर्ण काम है जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई। सर बोल रहे थे कि पिछली सरकार ने जिस तरीके से बजट दिया है तो ये सरकार आने वाले बजट में उन सारी चीजों की समीक्षा करे, ऐसा संभव है? नहीं, देखिए, जैसे काम शुरू हुआ, बाड़मेर में रिफाइनरी की बात आई, 1 साल सरकार को आए हुए हो गया, दूसरा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है कि कब रिफाइनरी लगेगी, क्योंकि रिफाइनरी लगने का मतलब ये है कि राजस्थान सरकार के रेवेन्यू के अंदर तेजी से इजाफा होना,
और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिलना। तो हम चाहते हैं कि इस विषय में बात करी जाए, अगर आपको कोई अड़चन है तो उसको कैसे दूर करा जाए। इसके अलावा मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हज़ारों करोड़ रुपए में खर्च हो चुके हैं, मेट्रो चालू नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से इन सब के बारे में इस बजट के अंदर क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। चलिए, मेरे पास प्रेम प्रकाश गुप्ता जी बैठे हैं, एक आम व्यापारी की भूमिका निभा रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। एक आम व्यापारी क्या चाहता है साहब? जितने भी देश में कर प्रणाली है वो एक सिमिलर होनी चाहिए। किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, उससे जो बिजनेस है वो इफेक्ट हो रहा है। दूसरा है, जितने भी ये गवर्नमेंट वो करती है, घोषणाएं करती है, उसको वो पूरा नहीं कर पाती। राजेश मंगल जी के पास आ जाता हूँ, सीए प्रकोष्ठ से बैठे हैं, राजस्थान बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इतनी सारी बातें आ गई सर, अब इसका क्या हमें क्या झलक दिखेगी बजट में? ये सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा है, जो साल भर सरकार को क्या करना है वो एक प्रदर्शित करती है सरकार। सरकार की आय जनता से या विभिन्न करों से, अलग अलग तरह के करों से सरकार को एक आय मिलती है, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार को करना है कि कैसे कैसे उसका खर्चा किया जाए, कैसे कैसे उसको किस किस फील्ड में उसको बांटा जाए। उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि पुराने लोन्स जो सरकार पे हैं, जो कि काफ़ी मात्रा में बढ़े हैं पहले, और उनका ऋण की मूल किस्त और ब्याज चुकाया जाए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाई जाए, सोशल सेक्टर की जो सब्सिडीज और सामाजिक कल्याण के जो सरकार के या आम जनता के लिए कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। उसके बाद जो डेवलपमेंट आगे के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो एक दी जाए जनता के लिए या स्टेट के लिए, जिससे कि आगामी प्लान या सरकार की इनकम के प्लान जो है वो पूरे हो सके। मेरे ख्याल से 3.5 साल बचे हैं आपकी सरकार को, और कहीं ऐसा कुछ प्रारूप नज़र नहीं आ रहा है कि हमको कहीं इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इजाफा नज़र आता हो, नौकरियों के लिए बहुत बड़ा इजाफा नज़र आता हो, ऐसा कहीं प्रारूप नज़र नहीं आ रहा। एक दिन में ये सब पैदा नहीं होता। जैसे औद्योगिकरण की बात बताऊं तो राजस्थान की नई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है और सोलर पावर पॉलिसी है, उसी के प्रति सरकार की मतलब क्या सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। स्किल एजुकेशन पे काफ़ी काम हो रहा है, जिससे कि रोजगारोत्मक शिक्षा आज के युवाओं को मिले, जिससे कि उसको सीधा रोजगार मिले। ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, लेकिन अगर कोई स्किल पर्टिकुलर स्किल में उसका। अच्छा मंगल साहब, एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, पिछले 15 सालों में जितने MOU साइन हुए, चाहे वो कितने भी साइन हुए, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़, उनमें से कितने मतलब बहुत तरीके से जमीनी रूप पे आ गए? कुछ हमने कभी एनालिसिस करने की कोशिश करी? ये एनालिसिस सरकार तो कर ही रही है। साथ में ये जो सोलर पावर का है, ये सोलर पावर के MOUs की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी करंट में हुए हैं। सोलर पावर में राजस्थान एक बहुत बड़ा हब है। सोलर में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है, जो कि पिछले 5 साल में इतना काम नहीं हो पाया था, जो कि अब होने जा रहा है। साथ में केंद्र सरकार का पावर के ऊपर पूरा सहयोग मिल रहा है, और केंद्र सरकार के जो ऊर्जा मंत्री है वो भी राजस्थान 2-3 बार विजिट करके अपना पूरा कमिटमेंट दिखा चुके हैं। सुलभ रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा क्या इस बजट से? बजट से रोटी कपड़ा और मकान तीनों ही आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे, और आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। कुछ कर बढ़ सकते हैं, कुछ घट सकते हैं, यह सरकार का अपना सोच और रेशनलाइजेशन होगा कि किस फील्ड को बढ़ावा दिया जाए या किस फील्ड को ज़्यादा ज़रूरत है मदद की, उसको मदद दिया जाए। चलो, अच्छा दूसरी बात, कभी ये हो सकता है कि जैसे जो राजस्थान में, जैसे बाबूलाल जी ने बात करी, अतुल जी ने बात करी, अतुल शर्मा जी ने बात करी, इधर से गोपाल गुप्ता जी ने बात करी, ये जो बहुत सारी बातें निकल कर आई है, जहाँ पर हमको एक सेक्टर निकल करके जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है उसको कहीं हम अपनी तरफ आकर्षित करें। जब रिसर्जेंट राजस्थान की बात चल रही थी तब हम लोगों ने एक जनमंच किया था इस पर, और तब हमने ये कोशिश करी थी कि शायद कुछ ऐसे लोग हमारे यहाँ से निकल कर आएँ जो वाकई में हमको ज़रूरत नहीं है बाहर के लोगों को लाने की। हम यहीं के व्यापारियों को, जो कलकत्ता में बसे हुए हैं, आसाम में बसे हुए हैं, मणिपुर में बसे हुए हैं, जिनके पास बहुत अथाह पैसा है और वो यहाँ आकर अगर डेवलप करना चाहें, तो कभी हम इस बजट में कुछ इस तरीके के प्रावधान ला सकते हैं क्या? आप प्रवासी राजस्थानी की बात कर रहे हैं। काफ़ी प्रवासी राजस्थानियों का राजस्थान के प्रति अथाह प्रेम है। वो जैसे गांव में या किसी भी फील्ड में अपन देखते हैं तो धर्मशालाएं और स्कूल्स, इन बिल्डिंग का प्रवासी राजस्थानियों ने काफ़ी काम किया है।
काफ़ी बार प्रवासी राजस्थानियों ने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की है। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता हूँ कि कुछ चीज़ों की कमियों की वजह से, जैसे लेबर प्रॉब्लम की वजह से या पावर प्रॉब्लम्स की वजह से उनको कठिनाई आई, या उनको उन स्टेट में जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही थी उसके कंपेरिजन में राजस्थान में उनको थोड़ी दिक्कतें आई, तो उनका रुझान थोड़ा कम हुआ। ये डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत है, और राजस्थान का जो व्यापारी है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है और वहाँ बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको सरकार को भी इनवाइट करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। चलिए, हाँ, इधर से आप कुछ कहना चाहते, खड़े होकर बोलिए जल्दी। बजट में किसानों पे अगर सबसे ज़्यादा ध्यान दे तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजस्थान में 80% जो जनता है वो गांव में रहती है, और किसान की जो कृषि यंत्रों पे सब्सिडी बढ़ाई इन्होंने कम की है। पहले शुरुआती दौर में एडवर्टाइजमेंट के तौर पे सब्सिडी दे देते हैं, बाद में उसको घटाते घटाते आज की तारीख में 2-3% मिलती है, जो उसके डॉक्यूमेंटों पे खर्च हो जाती है। इसलिए कृषि यंत्रों पे सब्सिडी बढ़ाई जाए। लघु सिंचाई परियोजना की छोटी छोटे बांध, छोटी छोटी नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट का अलग से प्रावधान हो। उनके रखरखाव के लिए स्टाफ की व्यवस्था हो। पहले मापस होता था, एक बेलदार होता था, वो नहर को संभालता था, 5 किलोमीटर का और 3 किलोमीटर का दायरा उसका, वो सारा स्टाफ खत्म हो गया। इसलिए किसान के लिए करनी चाहिए व्यवस्था इस बजट में विशेष। और कृषि कनेक्शनों की कितनी वेटिंग चल रही है उस पर भी इनको विशेष प्रायोरिटी में लेकर के कृषि कनेक्शन पीछे कुछ कहना तो किसानों को कनेक्शन देने। हाँ, जल्दी। जो महारानी जी ने 15 लाख वैकेंसी का जो वादा करा था, क्योंकि पहली बात तो वैकेंसी नहीं है, युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार तो वैकेंसी नहीं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर जो बीटेक, एमटेक, एमबीए, होटल मैनेजमेंट जैसे कई सारे मतलब कोर्सेज होते हैं, उसके ऊपर तो जो फीस होनी चाहिए वो लागू मतलब नियमित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि जो बेरोजगार लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा के लोग होते हैं और जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते वो पढ़ा सके। राजस्थान में युवाओं की कमी नहीं है, और खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे युवाओं को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा जा सकता है। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केरला में इंडियन नेशनल गेम्स 2015 आयोजित हो रहे हैं, उसमें राजस्थान जैसा राज्य मात्र 11 मेडल्स के साथ में 19वें पायदान पर है, और झारखंड और आसाम जैसे राज्य आज 12 और 13वें पायदान पे है। तो क्या ये सोचने का एक ऐसा पॉइंट नहीं है? सर, यहाँ पर राजनीति पे तरणताल बंद हो जाते हैं, लोग अपनी अध्यक्षता छोड़ देते हैं। राजस्थान के अंदर स्विमिंग जो वही एक बात है, उसी को थोड़ा सा समझना चाहिए। इतनी है ना। हाँ मैम, आप कुछ कह रही हैं। नौकरियों के बारे में बहुत सारी बात हो रही थी, तो मैं इसके लिए ये कहना चाह रही थी। एक तो जैसा कि बाबूलाल जी ने भी याद दिलाया, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है मेक इन इंडिया, उसकी जगह मेक इन राजस्थान होना चाहिए, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए और उससे एम्प्लॉयमेंट मिले। और दूसरा चल रहा है मैडम मेक इन राजस्थान, साथ चल रहा है, क्लियर उसमें कर देना चाहिए टाइटल, नॉट सरकारी नौकरी। मैं एनडी माथुर साहब से पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी बातें आई सर, एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस बजट में अब अंतिम दौर में क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं सुझाव देना चाहूँगा कि विकास अगर हो भी रहा है और दिख भी रहा है लोगों को, तो विकास ऊपर अटक गया है, कहीं नीचे तक रिस नहीं रहा है। जो बड़े व्यापारी हैं, जो बहुत ज़्यादा विकास का फायदा जिनकी जेब में जा रहा है, वो ऐसे लोग हैं जिनके रिजर्वायर्स के पैंदे इतने मोटे हैं कि वो नीचे रिसने ही नहीं देते विकास को। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं अंतिम दौर में? कह दीजिए फटाफट कह दीजिए। मेरी राजस्थान सरकार से गुजारिश है कि जो मूलतः राजस्थान का बजट है वह ग्रामीण पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बनाएं, क्योंकि राजस्थान गाँवों का प्रदेश है। गाँव में जब तक दशा और दिशा नहीं सुधरेगी तब तक हम राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा नहीं कर सकते। इस एपिसोड को देख रही है राजस्थान सरकार, अगर देखने के बाद अगर उन्हें कहीं लगता है कि बजट में उन्हें कुछ चेंजेस करने हैं, अगर उन्होंने बजट की परिधि बना ली है या बजट के नियम कायदे बन चुके हैं, और अगर इस एपिसोड को देखने के बाद उन्हें लगता है कि कहीं बदलाव करना चाहिए इस राजस्थान की जनता की सेहत को ठीक रखने के लिए, तो बदलाव ज़रूरी है। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।